अरहान, अगर आज भी तुम अस्पताल की किसी इमरजेंसी ऑपरेशन का बहाना बनाकर घर नहीं आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखना, आज लड़की वाले आ रहे हैं। अस्पताल के अपने कैबिन में बैठे डॉक्टर अरहान ने जैसे ही फ़ोन कान से लगाया, दूसरी तरफ से उनकी अम्मी की कड़क और उतनी ही भावुक आवाज़ गूंज उठी। अरहान ने अपनी थकी हुई आंखों को मसला और मेज़ पर रखे स्टेथोस्कोप को देखते हुए एक गहरी सांस ली। अम्मी, मैं डॉक्टर हूँ। बीमारियाँ और एक्सीडेंट बताकर नहीं आते। और वैसे भी मैंने आपसे कह तो दिया है कि आप जहाँ चाहे जो भी लड़की चुनें, मुझे मंजूर है। फिर मेरा वहाँ होना क्यों ज़रूरी है? अरहान ने शांत लेकिन थके हुए स्वर में कहा। शादी तुम्हारी हो रही है अरहान, मेरी नहीं। 27 साल के हो चुके हो। तुम्हारे साथ के सारे लड़के अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं और तुम दिन रात बस इसी सफ़ेद कोट में लिपटे रहते हो। लड़की का परिवार दूसरे शहर से सिर्फ तुमसे बात करने आ रहा है। तुम्हें आना ही होगा। अम्मी ने आखिरी अल्टीमेट देते हुए फ़ोन काट दिया। अरहान ने फ़ोन स्क्रीन को देखा और उसे वापस टेबल पर रख दिया। 27 साल की उम्र में अरहान ने शहर के सबसे कामयाब और होनहार सर्जन में से एक था। जितना वह अपने काम में माहिर था, स्वभाव से उतना ही गंभीर, शांत और कम बोलने वाला था। उसके लिए उसकी दुनिया अस्पताल के वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर और मरीजों की धड़कनों तक ही सीमित थी। प्यार, रोमांस और शादी, इन सब चीज़ों के लिए उसके पास ना तो वक्त था और ना ही कोई दिलचस्पी। तभी केविन के दरवाजे पर दस्तक हुई और अरहान का सबसे अच्छा दोस्त और कलीग डॉक्टर निशांत अंदर आया। निशांत के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। तो आज हमारे सख्त जान डॉक्टर साहब का दिल आखिरकार बनने जा रहा है। निशांत ने अरहान की कुर्सी के सामने बैठते हुए चुटकी ली। अरहान ने अपनी फाइल बंद की और कहा, दिल नहीं बंध रहा है निशांत, बस घर वालों की जिद के आगे घुटने टेक रहा हूँ। अम्मी पिछले 2 साल से हर दिन एक नया बायोडेटा और फ़ोटो लेकर बैठ जाती है। अब्बू की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं बस उनकी खुशी के लिए इस शादी के लिए हाँ कर रहा हूँ। निशांत ने हैरान होते हुए पूछा, यार अरहान, शादी कोई क्लिनिकल प्रोसीजर नहीं है जिसे तुम बस निपटा दो। क्या तुमने लड़की से बात की? नाम क्या है उसका? कोई फ़ोटो वगैरह देखी या नहीं? अरहान ने अपनी घड़ी देखी और उठ खड़ा हुआ। नाम शायद शहर बताया था अम्मी ने। लड़की का परिवार किसी दूसरे शहर में रहता है। अम्मी ने मुझे उसकी एक तस्वीर दिखाई थी जो शायद काफ़ी पुरानी या धुंधली थी। मैंने ठीक से देखा भी नहीं। मेरे लिए बस इतना काफ़ी है कि वह एक अच्छे परिवार से है और मेरी अम्मी अब्बू को पसंद है। यार, तुम तो सच में अजीब हो। अपनी होने वाली बीवी का चेहरा तक तुमने ध्यान से नहीं देखा। लोग शादी से पहले डेट पर जाते हैं, घंटों बातें करते हैं और तुम यहाँ बिना किसी दिलचस्पी के निकाह के लिए तैयार हो गए। निशांत ने अपना सिर पीटते हुए कहा। अरहान ने अपना सफ़ेद कोट उतारा, उसे सलीके से हैंगर पर टांगा और गंभीर आवाज़ में बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ निशांत, शादी तो बस एक सामाजिक जिम्मेदारी है। घर वालों की खुशी के लिए मैं फ़र्ज निभा दूंगा, लेकिन जहाँ तक प्यार और जज्बात की बात है, मुझे नहीं लगता कि मेरे दिल में किसी अजनबी के लिए कोई जगह है। मैं जैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ वैसी ही जीता रहूँगा। शादी से मेरी ज़िंदगी का रूटीन नहीं बदलेगा। निशांत ने एक ठंडी सांस भरी। चलो, ऑल द बेस्ट। देखते हैं तुम्हारी ये थ्योरी कब तक टिकती है। तुम्हारी शादी में अभी 2 महीने बाकी है ना? हाँ, पूरे 2 महीने। और इन 2 महीने में मैं अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने मरीजों पर लगाना चाहता हूँ, इस शादी के ड्रामे पर नहीं। इतना कहकर अरहान अपने कैबिन से बाहर निकल गया। शाम को जब अरहान घर पहुँचा तो पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमान आ चुके थे। अरहान की अम्मी ने उसे तुरंत तैयार होने के लिए भेजा। जब अरहान शेरवानी पहनकर ड्राइंग रूम में आया तो सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। लंबा कद, सलीके से तराशी हुई दाढ़ी और आंखों में एक संजीदगी। अरहान वाकई किसी का भी दिल जीत लेने वाला शख्स था। लड़की के माता पिता बेहद शालीन और संस्कारी लग रहे थे। हालांकि लड़की खुद इस महफिल में मौजूद नहीं थी, क्योंकि रिवाज के मुताबिक अभी सिर्फ बड़ों के बीच बातचीत होनी थी। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। शहर के वालिद ने अरहान को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, डॉक्टर साहब, हमारी बेटी शहर थोड़ी अलग है, चुलबुली है, दिल की साफ़ है, लेकिन कभी कभी अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनती। हमें बस एक ऐसे दामाद की तलाश थी जो उसे संभाल सके, उसे समझ सके। अरहान के अब्बू ने हंसते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हमारा अरहान इतना शांत और गंभीर है,
कि वह बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी शांति से संभाल लेता है। दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट रहेगी। अरहान चुपचाप बैठा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह से इस माहौल से अलग था। वह सोच रहा था कि काश इस वक्त वह अस्पताल में किसी गंभीर केस पर काम कर रहा होता। जब शहर के माता पिता ने अरहान से पूछा, बेटा क्या तुम शहर से फ़ोन पर बात करना चाहोगे, नंबर दे दें हम तुम्हें, तो अरहान ने बेहद शिष्टता से मना कर दिया। जी नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप बड़ों ने जो तय किया है मुझे उस पर पूरा भरोसा है। शादी में अभी 2 महीने हैं। मैं अपने कुछ ज़रूरी मेडिकल प्रोजेक्ट में व्यस्त हूँ। हम सीधे शादी के दिन ही मिलेंगे। अरहान का यह जवाब सुनकर लड़की के माता पिता उसकी सादगी और बड़ों के प्रति आदर देखकर और भी खुश हो गए। उन्हें लगा कि लड़का ज़्यादा सुलझा हुआ है, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि यह आदर नहीं बल्कि अरहान की इस रिश्ते के प्रति घोर उदासीनता थी। देर रात जब सारे मेहमान चले गए और रिश्ता पक्का हो गया तो अरहान अपने कमरे की बालकनी में आकर खड़ा हो गया। आसमान में चांद चमक रहा था। अरहान ने अपने फ़ोन में अम्मी द्वारा भेजी गई शहर की उस धुंधली तस्वीर को एक पल के लिए देखा। तस्वीर में एक लड़की दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं था। अरहान ने फ़ोन बंद किया और बुदबुदाया, शादी तो बस घरवालों की खुशी के लिए कर रहा हूँ, पर इस दिल पर और इस ज़िंदगी पर हमेशा सिर्फ मेरा ही हक रहेगा। वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि किस्मत उसकी इस सोच को बहुत जल्द चुनौती देने वाली थी। 2 महीने का वक्त बहुत लंबा होता है और आने वाले दिनों में अस्पताल की इसी गलियारे में कोई ऐसा आने वाला था जो डॉक्टर अरहान की इस शांत और अनुशासित ज़िंदगी में एक ऐसा तूफ़ान लाने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बालकनी की ठंडी हवा में बुदबुदाते हुए अरहान ने फ़ोन जेब में रख लिया। वह नहीं जानता था कि किस्मत उसकी इस बेरुखी का हिसाब बहुत जल्द करने वाली थी। रात बीती और अगली सुबह डॉक्टर अरहान अपनी उसी चिरपरिचित संजीदगी और सफ़ेद कोट को पहने अस्पताल के गलियारे में राउंड पर था। उसके पीछे जूनियर डॉक्टरों और नर्सों की एक पूरी फौज थी जो उसके हर एक निर्देश को बेहद ध्यान से नोट कर रही थी। डॉक्टर अरहान, वार्ड नंबर 4 में एक नया पेशेंट एडमिट हुआ है। कल देर रात लाया गया था। रोड एक्सीडेंट का केस है। पैर में फ्रैक्चर है और माथे पर मामूली चोट। लेकिन सीनियर नर्स सिस्टर खुशबू ने अपनी फाइल देखते हुए थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। अरहान ने चलते चलते अपनी भौं सिकोड़ी। लेकिन क्या सिस्टर? लेकिन मरीज़ थोड़ी अलग है सर। सुबह से उसने पूरे वार्ड को सिर पर उठा रखा है। दवा खाने से मना कर रही है और कह रही है कि जब तक सीनियर डॉक्टर खुद आकर उसकी पट्टी नहीं बदलेगा वह हाथ भी नहीं लगाने देगी। सिस्टर खुशबू ने लाचारी से कहा। अरहान के चेहरे पर सिकन उभर आई। उसे अनुशासनहीनता और काम में नखरे बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने अपनी घड़ी देखी और गंभीर आवाज़ में कहा, चलिए देखते हैं कौन है। जैसे ही अरहान ने वार्ड नंबर 4 के कैबिन का दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देखकर उसके कदम ठिठक गए। बेड पर 22-23 साल की एक लड़की बैठी थी, जिसके दाहिने पैर पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था और माथे पर एक छोटी सी पट्टी बंधी थी। उसके बिखरे हुए बाल, बड़ी बड़ी चुलबुली आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी जिद थी। वह हाथ में सेब का एक टुकड़ा लिए जूनियर डॉक्टर राहुल को डरा रही थी। देखो डॉक्टर साहब, अगर तुमने सुई लगाने की कोशिश भी की तो यह सेब सीधे तुम्हारे सिर पर लगेगा। मुझे सुई से सख्त नफरत है। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? अरहान की कड़क और भारी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। कमरे में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। जूनियर डॉक्टर राहुल ने राहत की सांस ली। सर, यह पेशेंट सुबह से कोऑपरेट नहीं कर रही है। अरहान आगे बढ़ा और बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने लड़की के बेड पर लगी नेम प्लेट को देखा, जिस पर लिखा था शहर, उम्र 22 वर्ष। अरहान के दिमाग में एक पल के लिए कल रात की बात कौंधी। अम्मी ने भी तो यही नाम लिया था, लेकिन उसने तुरंत उस विचार को झटक दिया। शहर नाम तो बहुत आम है और उसकी मंगेतर तो दूसरे शहर में थी। यह कोई और जिद्दी लड़की होगी। अरहान ने अपनी नज़रें शहर पर टिकाईं, जो अब बड़े गौर से इस नए और कड़क डॉक्टर को देख रही थी। अरहान ने ठंडे स्वर में कहा, मिस शहर, यह अस्पताल है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं। अगर आपको इलाज करवाना है तो डॉक्टरों की बात माननी होगी। सुई से डर लगता है तो घर बैठना चाहिए था। सड़क पर एक्सीडेंट करवाने कौन गया था? शहर ने अरहान की बात सुनी तो उसकी आंखें और बड़ी हो गईं। उसने बिना डरे सीधे अरहान की आंखों में देखते हुए
अपनी तीखी नाक से कोड़ी। ओ, तो आप हैं यहाँ के बड़े डॉक्टर। कोट सफ़ेद पहना है, लेकिन बातें इतनी कड़वी। और आपको किसने कहा कि मैं एक्सीडेंट करवाने गई थी? वह तो एक आवारा कुत्ता सामने आ गया था। उसे बचाने के चक्कर में मेरी स्कूटरी फिसल गई। मैं बहादुर हूँ, समझे आप। और रही बात सुई की, तो डर तो मुझे किसी के बाप से भी नहीं लगता। बस इस नुकीली चीज़ से थोड़ी एलर्जी है। अरहान हैरान रह गया। आज तक अस्पताल के किसी मरीज ने उससे इस लहजे में बात करने की हिम्मत नहीं की थी। अरहान के पीछे खड़े जूनियर डॉक्टर और नर्स डर के मारे अपनी हंसी दबा रहे थे। अरहान ने गहरी सांस ली, अपने गुस्से को काबू किया और सिस्टर खुशबू से कहा, इंजेक्शन मुझे दीजिए। अरहान ने सिरंज हाथ में ली और शहर के करीब आया। शहर ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और तकिए को अपनी ढाल बना लिया। अरे अरे, आप तो सीरियस हो गए। देखिए खड़ूस डॉक्टर साहब, मेरा मतलब है डॉक्टर साहब, थोड़ा रहम खाइए। अरहान ने बिना कोई जज्बात दिखाए कहा, हाथ आगे कीजिए, वरना मुझे ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी और मेरा वक्त बहुत कीमती है। शहर ने देखा कि इस डॉक्टर पर उसकी नौटंकी का कोई असर नहीं हो रहा है। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। ठीक है, लगाओ, लेकिन अगर दर्द हुआ तो मैं चिल्लाकर पूरा अस्पताल इकट्ठा कर लूँगी। अरहान ने बेहद फुर्ती से शहर के हाथ पर स्प्रिट लगाई और सुई चुबा दी। शहर ने चीखने के लिए मुंह खोला ही था कि अरहान ने कहा, हो गया। शहर ने आंखें खोलकर देखा। सच में उसे दर्द का एहसास तक नहीं हुआ था। उसने अरहान को देखा जो वह अपनी फाइल में कुछ नोट कर रहा था। वैसे हाथ में जादू है आपके, दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। शहर ने मुस्कुराते हुए अपनी आदत के मुताबिक तुरंत तारीफ कर दी। अरहान ने फाइल बंद की और बिना मुस्कुराए कहा, इसे जादू नहीं, मेडिकल प्रैक्टिस कहते हैं। अगले 3 दिन तक आपको यहीं रहना है, जब तक ऑब्जर्वेशन पूरा नहीं होता, और मुझे उम्मीद है कि अगली बार से आप स्टाफ को परेशान नहीं करेंगी। जैसे ही अरहान मुड़ने लगा, शहर ने पीछे से आवाज़ दी, सुनिए डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? कम से कम थैंक यू बोलने के लिए नाम तो पता होना चाहिए। अरहान दरवाजे के पास रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, डॉक्टर अरहान। डॉक्टर अरहान, नाम तो अच्छा है, पर मिजाज बिल्कुल करेले जैसा है। शहर ने बड़बड़ाते हुए एक सेब का टुकड़ा मुंह में दबा लिया। अरहान ने उसकी बात सुन ली, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और वार्ड से बाहर निकल गया। हालांकि जब वह गलियारे में चल रहा था तो उसके चेहरे पर एक बहुत हल्की, अनजानी सी मुस्कान तैर गई, जिसे उसने खुद भी महसूस नहीं किया। दोपहर में जब अरहान कैफेटेरिया में निशांत के साथ कॉफ़ी पी रहा था, तो निशांत ने हंसते हुए पूछा, सुना है आज सुबह वार्ड नंबर 4 में तुम्हारी टक्कर किसी एटम बम से हुई है। पूरे अस्पताल में चर्चा है कि एक लड़की ने डॉक्टर अरहान को खड़ूस कह दिया। अरहान ने कॉफ़ी का घूंट लिया और कहा, अजीब लड़की है, बातूनी, जिद्दी और बेहद असभ्य। मुझे ऐसे मरीज बिल्कुल पसंद नहीं जो इलाज में नाटक करते हैं। निशांत ने अरहान के कंधे पर हाथ रखा। चलो, कोई तो मिला जो तुम्हारी इस संजीदगी की दीवार में दरार डाल सके, वरना तुम तो रोबोट बनते जा रहे थे। अरहान ने निशांत को घूर कर देखा। अपनी बकवास बंद करो निशांत, वह सिर्फ एक मरीज है और 3 दिन बाद चली जाएगी। लेकिन अरहान गलत था। वह नहीं जानता था कि सैर सिर्फ 3 दिन के लिए नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए अपनी जगह बनाने के सफ़र पर निकल चुकी थी। वह सिर्फ एक मरीज है और 3 दिन बाद चली जाएगी। निशांत के सामने कैफेटेरिया की मेज़ पर कॉफ़ी का कप रखते हुए अरहान ने यह बात जितने यकीन के साथ कही थी, आने वाले 2 दिनों ने उस यकीन की धज्जियाँ उड़ाकर रख दी। शहर अस्पताल के बेड पर शांत बैठने वाले मरीजों में से बिल्कुल नहीं थी। फ्रैक्चर वाले पैर के बावजूद वह व्हील चेयर पर बैठकर पूरे वार्ड का चक्कर लगाती। कभी किसी बुजुर्ग मरीज का हालचाल पूछती, तो कभी नर्सों से उनके घर की कहानियाँ सुनती। लेकिन इन सब के बीच उसका सबसे पसंदीदा काम था डॉक्टर अरहान का रास्ता रोकना। अगली सुबह जब अरहान अपने रूटीन राउंड पर वार्ड नंबर 4 में दाखिल हुआ, तो उसने देखा कि सैर के बेड पर कोई नहीं था। उसकी भौहें तन गईं। वह मुड़ने ही वाला था कि पीछे से व्हील चेयर की पहियों की आवाज़ आई। गुड मॉर्निंग खड़ूस डॉक्टर साहब। अरे मेरा मतलब है डॉक्टर अरहान। सैर व्हील चेयर को खुद ही घुमाते हुए बड़ी सी मुस्कान के साथ वार्ड में दाखिल हुई। उसके हाथ में अस्पताल की कैंटीन का एक समोसा था। अरहान ने गहरी सांस ली और अपनी जेबों में हाथ डालते हुए उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मिस सहर,
सुबह के 8 बज रहे हैं। इस वक्त आपका चेकअप होना है और आप बाट से गायब होकर कैंटीन के समोसे खा रही हैं। क्या आपको अंदाज़ा भी है कि ऑयली फूड आपकी रिकवरी के लिए कितना नुकसानदेह है? सहर ने समोसे को पीछे छुपाया और मासूमियत से आंखें मटकाते हुए बोली, उफ, सुबह सुबह इतना लेक्चर। डॉक्टर साहब, अस्पताल का वो उबला हुआ खाना खाकर मेरी जीभ ने सुसाइड करने की धमकी दे दी थी, इसलिए बस एक छोटा सा समोसा, वो भी सिर्फ टेस्ट बदलने के लिए। अरहान ने बिना कोई नरमी दिखाई नर्स की तरफ इशारा किया। सिस्टर, इनका समोसा डस्टबिन में डालिए और इनका ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। अरे नहीं नहीं, जुल्म है यह। सहर ने समोसे को बचाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन नर्स ने मुस्कुराते हुए उसे ले लिया। सहर ने अरहान को घूरते हुए मुंह फुला लिया। आप सच में बहुत क्रूर हैं। भगवान बचाए आपकी होने वाली बीबी को। पता नहीं कैसे झेलेगी वो आपकी इस हिटलर साई को। सहर की जुबान से होने वाली बीबी का जिक्र सुनकर अरहान के दिमाग में अपनी अम्मी और तय हुए रिश्ते की बात आ गई। उसका चेहरा और गंभीर हो गया। उसने आगे बढ़कर खुद सहर की नबज चाची। अब उसकी उंगलियां सहर की कलाई पर टिकीं तो कुछ पलों के लिए कमरे की हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सहर, जो अब तक लगातार बोल रही थी, अरहान को इतने करीब देखकर अचानक चुप हो गई। उसने देखा कि अरहान की आंखें कितनी गहरी और शांत थीं। भले ही उसके चेहरे पर कड़कपन था, लेकिन उसकी उंगलियों का छुअन बेहद कोमल और सुरक्षित महसूस करा रहा था। अरहान ने घड़ी देखते हुए नबज गिनी और हाथ पीछे हटा लिया। ब्लड प्रेशर और पल्स नॉर्मल हैं। कल सुबह आपका प्लास्टर चेक करके आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कल? इतनी जल्दी? सहर के मुंह से अचानक निकल गया। फिर उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मेरा मतलब है, हाँ, अच्छी बात है। इस जेल से जितनी जल्दी आज़ादी मिले उतना अच्छा है। अरहान ने उसे देखा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। लेकिन उस दोपहर जब अस्पताल में मरीजों की भीड़ कम थी, अरहान को किसी काम से वार्ड नंबर 4 की तरफ से गुजरना पड़ा। उसने देखा कि सहर अपने बेड पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे की वो चिरपरिचित शरारत गायब थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। अरहान के कदम खुद ब खुद उसके कैबिन की तरफ बढ़ गए। उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। सहर ने चौंक कर देखा और अरहान को देखकर उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई। अरे डॉक्टर साहब, आप क्या छीनने आए हैं? समोसा तो सुबह ही ख़त्म हो गया था। सहर ने हंसने की कोशिश की। अरहान अंदर आया और बेड के पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने खुद को समझाया कि वह सिर्फ एक डॉक्टर के नाते अपने मरीज की मानसिक स्थिति जानने आया है। उसने पूछा, तबीयत ठीक है आपकी? आप कुछ परेशान दिख रही थी। सहर ने एक लंबी सांस ली और तकिए को गोद में समेटते हुए कहा, परेशान नहीं हूँ डॉक्टर साहब, बस घर जाने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ अस्पताल में कम से कम आज़ादी तो है। अपनी मर्जी से हंस सकती हूँ, व्हील चेयर पर घूम सकती हूँ। घर जाऊँगी तो फिर से वही बंदिशें शुरू हो जाएंगी। अरहान ने उत्सुकता से पूछा, बंदिशें? क्या आपके घर वाले बहुत सख्त हैं? सख्त नहीं हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी उनका प्यार ही फंदा बन जाता है। सहर ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है किसी दूसरे शहर के डॉक्टर से। मैंने आज तक उस इंसान का चेहरा तक नहीं देखा, न कभी बात की। घर वाले कहते हैं कि लड़का बहुत ख़ानदानी है, सीधा है, कमाता अच्छा है, पर मेरा दिल नहीं मानता डॉक्टर साहब। मैं किसी ऐसे अजनबी के गले नहीं बनना चाहती जिससे मेरा कोई कनेक्शन ही ना हो। मैं तो वहाँ से भागने के बहाने ढूंढ रही थी। सहर की बातें सुनकर अरहान के अंदर एक जोरदार झटका लगा। उसे लगा जैसे सहर उसी की कहानी सुना रही हो। एक अनचाहा रिश्ता, घर वालों का दबाव और एक अजनबी पार्टनर। अरहान ने धीमी आवाज़ में कहा, शायद वो लड़का अच्छा हो। कभी कभी माता पिता हमारे भले के लिए ही फैसला लेते हैं। रिश्ता निभाते निभाते भी तो कनेक्शन बन सकता है। सहर ने तुरंत अपनी बड़ी बड़ी आँखें अरहान पर टिका दी और सीधे पूछा, अच्छा, अगर आपकी शादी किसी ऐसी लड़की से तय कर दी जाए जिसे आप जानते तक नहीं, जिससे आपने कभी बात नहीं की, क्या आप खुश रहेंगे? क्या आप उसे अपना पाएंगे? सहर का यह सीधा सवाल अरहान के दिल के पार निकल गया। वह कुछ पल के लिए बेआवाज़ हो गया। वह कैसे बताता कि उसकी ज़िंदगी में भी ठीक यह हो चुका है। अरहान खड़ा हुआ। उसने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले अलग हैं मिस सहर, लेकिन आपको अपने परिवार से बात करनी चाहिए। खैर, आराम कीजिए, कल सुबह आपका डिस्चार्ज है
अरहान वार्ड से बाहर निकल गया, लेकिन सैर का वह सवाल, क्या आप खुश रहेंगे, उसके दिमाग में हथौड़ी की तरह बज रहा था। वह अपने कैबिन में आया और कुर्सी पर बैठ गया कि सैर सिर्फ एक जिद्दी मरीज नहीं, बल्कि एक ऐसी लड़की थी जो उसके दिल की उसी कसमकस को जी रही थी जिससे वह खुद भाग रहा था। दोनों के बीच एक अनजाना सा धागा बन चुका था, जिसका एहसास अभी दोनों को नहीं था। खैर, आराम कीजिए, कल सुबह आपका डिस्चार्ज है। अपने इन्हीं कहे इन शब्दों की गूंज अरहान को पूरी रात सोने नहीं दे रही थी। वह अपने कमरे के बेड पर करवटें बदल रहा था, पर उसकी आंखों के सामने बार बार सैर का वो उदास चेहरा और उसका पूछा गया सवाल घूम रहा था, क्या आप खुश रहेंगे, क्या आप उसे अपना पाएंगे। अरहान ने कभी नहीं सोचा था कि अस्पताल की किसी मरीज की बातें उसकी रूह तक को इस कदर झकझोर देंगी। वह खुद को बार बार समझा रहा था कि यह सिर्फ एक डॉक्टर की हमदर्दी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगली सुबह अरहान हमेशा से थोड़ा जल्दी अस्पताल पहुंच गया। उसका दिल अनजाने में ही सैर को आखिरी बार देखने के लिए बेताब था। जैसे वह वार्ड नंबर 4 की तरफ बढ़ा, उसे सिस्टर खुशबू सामने से आती हुई दिखाई दी। गुड मॉर्निंग सर, आप वार्ड नंबर 4 में जा रहे हैं? मिस सैर के माता पिता का फ़ोन आया था। उनके शहर में कुछ भारी बारिश और रास्तों के ब्लॉक होने की वजह से वे आज सुबह नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि क्या सैर को 2 दिन और अस्पताल में रखा जा सकता है। सिस्टर खुशबू ने अपनी फाइल देखते हुए पूछा। यह सुनते ही अरहान के सीने के भीतर जैसी थमी हुई धड़कनें अचानक तेज हो गईं। उसके चेहरे पर कड़कपन की जो चादर थी, उसके पीछे एक छुपी हुई रात की मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आवाज़ को सामान्य बनाए रखने की कोशिश करते हुए कहा, ठीक है सिस्टर, वैसे भी उनकी पैर की रिकवरी को 1-2 दिन और मॉनिटर करना बेहतर रहेगा। उन्हें वार्ड में ही रहने दीजिए। अरहान जब सैर के कैबिन में दाखिल हुआ तो सैर अपना छोटा सा बैग पैक करके बेड पर बैठी हुई थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, जैसे वह इस अस्पताल से जाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने अरहान को देखा, उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। डॉक्टर साहब, देखिए, मैं बिल्कुल टाइम पर तैयार हो गई हूँ। अब तो खुश हो जाइए, आपकी जान छूट रही है इस आफत से। सैर ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। अरहान ने स्टेथोस्कोप को जेब में डाला और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, लगता है इस आफत को इतनी जल्दी इस जेल से रिहाई नहीं मिलने वाली। आपकी सैर का मौसम ख़राब है, आपके अम्मी अब्बू आज नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए आपको अगले 2 दिन और यहीं रहना होगा। सच्ची? सैर के मुंह से खुशी के मारे एक चीख निकल गई। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया, यह एहसास होते हुए भी कि वह एक अस्पताल में है। उसकी आंखों में वो खुशी देखकर अरहान का दिल भी अंदर ही अंदर पिघलने लगा। अगले 2 दिन जैसे वक्त की रफ्तार बदल गई। अब वो खट्टी मीठी नोक-झोंक धीरे धीरे एक बेहद खूबसूरत और गहरे एहसास में बदलने लगी थी। अरहान का राउंड पर आना अब सिर्फ एक ड्यूटी नहीं रहा था। वह सैर के पास बैठता, उसकी बकवास और शरारती बातें सुनता और बदले में सैर भी अरहान की पसंद नापसंद को जानने की कोशिश करती। पूरे अस्पताल का स्टाफ अब दबी जुबान में बातें करने लगा था कि खड़ूस डॉक्टर अब हर वक्त मुस्कुराते रहते हैं। तीसरे दिन की रात को अस्पताल में एक बड़ी इमरजेंसी आ गई। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट केस आया था, जिसके ऑपरेशन में अरहान लगातार 6 घंटे तक लगा रहा। जब वह थका हारा माथे से पसीना पहुँचता हुआ देर रात करीब 2 बजे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकला तो उसकी आंखें बेहद बोझिल थीं। उसने अपने कैबिन की तरफ न जाकर सीधे वार्ड नंबर 4 का दरवाज़ा खोला। कमरे में मध्यम रोशनी थी। सैर सोई नहीं थी। वह खिड़की के पास बैठी अरहान का ही इंतज़ार कर रही थी। अरहान को इतना थका हुआ देखकर वह तुरंत अपनी व्हीलचेयर को आगे बढ़ाते हुए उसके पास आ गई। डॉक्टर साहब, आप ठीक तो हैं ना? बहुत थक गए हैं आप। सैर की आवाज़ में इस बार कोई शरारत नहीं थी, बल्कि एक बेहद शुद्ध और सच्ची फिक्र थी। अरहान बिना कुछ बोले पास रखी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और पीछे की तरफ सिर टिका दिया। सैर ने चुपके से मेज़ पर रखा पानी का गिलास उठाया और अरहान की तरफ बढ़ाया। लीजिए, पहले पानी पी लीजिए। अरहान ने आंखें खोली और सैर के हाथ से गिलास ले लिया। पानी पीते वक्त उसने देखा कि सैर कितनी शिद्दत से उसे ही देख रही थी। अरहान ने धीमी आवाज़ में कहा, सैर, तुम सोई क्यों नहीं अब तक? पहली बार अरहान ने उससे मिस सैर की जगह सिर्फ सैर कहकर पुकारा था। यह नाम अरहान की जुबान से सुनकर सैर की दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगी।
सहर ने अपनी नज़रें झुका ली और धीरे से बोली, नींद नहीं आ रही थी, बस आपका इंतज़ार कर रही थी। पता नहीं क्यों, जब तक आप एक बार आकर देख नहीं लेती मुझे तसल्ली नहीं होती। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। अरहान ने सहर की आंखों में देखा, जहाँ उसके लिए बेपनाह मोहब्बत और आदर साफ झलक रहा था। अरहान को एहसास हुआ कि यह लड़की उसके दिल के उस हिस्से में पहुंच चुकी है जहाँ आज तक कोई नहीं पहुंच पाया था। वह सहर से प्यार करने लगा था, लेकिन ठीक उसी पल अरहान के दिमाग में अपनी अम्मी का चेहरा और वो धुंधली तस्वीर घूम गई। उसकी शादी तय हो चुकी थी, निकाह में सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। वह किसी और का होने वाला था। यही कसमकस सहर के दिल में भी चल रही थी। उसे पता था कि अरहान की शादी कहीं और तय हो चुकी है। वह एक पराए मर्द से दिल लगा बैठी थी। अरहान ने भारी मन से अपनी नज़रें फेर लीं और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सहर, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें सो जाना चाहिए और कल सुबह तुम्हारे घर वाले तुम्हें लेने आ रहे हैं। इस बार रास्तों का बहाना नहीं होगा। अरहान की आवाज़ में अचानक आई इस बेरुखी और दूरी ने सहर के दिल को चोट पहुंचाई। उसकी आंखों में आंसू तैर गए, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, जी डॉक्टर साहब, कल मैं चली जाऊंगी। अरहान बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। गलियारे की सूनी रोशनी में खड़े होकर उसने अपने सीने पर हाथ रखा, जहाँ उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और तड़प रहा था। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहने लगे थे, लेकिन अपनी अपनी मजबूरियाँ और अनचाहे रिश्तों की जंजीरों में जकड़े दोनों ने अपने दिल की बात जुबां पर लाने से खुद को रोक लिया था। अरहान उस रात कैबिन में बस करवटें बदलता रहा, जबकि वार्ड नंबर 4 में सहर ने आंसुओं के साथ सुबह की पहली किरण देखी। अगली सुबह अस्पताल के माहौल में एक अलग ही हलचल थी। सहर के डिस्चार्ज के कागजात तैयार हो चुके थे। अरहान जानबूझकर खुद को एक पेचीदा सर्जरी में व्यस्त रख रहा था, ताकि उसे सहर को विदा न करना पड़े। वह उस दर्द का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी अस्पताल के मेन गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। सहर के पिता और माँ अपनी बेटी को लेने अस्पताल के अंदर दाखिल हुए। वे सीधे रिसेप्शन पर गए और वहाँ से वार्ड नंबर 4 का रास्ता पूछा। संयोग से उसी वक्त डॉक्टर निशांत वहाँ से गुजर रहे थे। अरे, आप लोग सहर के पेरेंट्स हैं? निशांत ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हाँ, हम सहर को लेने आए हैं। रास्ते साफ हो गए थे तो हम आ गए, सहर के पिता ने कहा। बहुत अच्छी बात है। वैसे डॉक्टर अरहान ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की है। अरहान इस वक्त ऑपरेशन थिएटर में है, वरना मैं उनसे आपकी मुलाकात ज़रूर करवाता, निशांत ने औपचारिकता निभाते हुए कहा। सहर के पिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टरों की व्यस्तता हम समझते हैं। अरहान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर निशांत से विदा लेकर सीधे सहर के कमरे की तरफ बढ़ गए। निशांत को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये वही लोग हैं जिनसे अरहान का रिश्ता तय हुआ है, क्योंकि अरहान ने कभी लड़की के परिवार का नाम या चेहरा निशांत से शेयर ही नहीं किया था। इधर वार्ड नंबर 4 में सहर अपनी अम्मी को गले लगकर रो पड़ी। क्या हुआ सहर, पैर में अभी भी बहुत दर्द है क्या बेटा? उसकी अम्मी ने फिक्रमंद होकर पूछा। नहीं अम्मी, पैर ठीक है, बस आपसे मिलने का दिल कर रहा था। सहर ने अपने आंसू को छुपाते हुए झूठ कहा। वह कैसे बताती कि उसका दिल यहीं अस्पताल के डॉक्टर के पास छूट चुका है। तभी सहर के वालिद का फ़ोन बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया और थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगे। सहर का ध्यान उनके फ़ोन की तरफ गया। उसके वालिद कह रहे थे, जी भाई साहब, हाँ, हम सहर को डिस्चार्ज करवा रहे हैं, बस अब सीधे घर पहुंचकर शादी की तैयारियां ही देखनी हैं। हाँ दामाद जी, डॉक्टर अरहान के परिवार से बात हो गई है, फिर लोग सीधे बारात लेकर आएंगे। निकाह में अब सिर्फ 10 दिन ही तो बचे हैं। डॉक्टर अरहान और निकाह की ये शब्द जैसे ही सहर के कानों में पड़े, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने वालिद के पास जाकर उनका हाथ पकड़ा और रुआसी आवाज़ में पूछा, अब्बू, आप अभी फ़ोन पर किस डॉक्टर अरहान की बात कर रहे थे और मेरा निकाह किससे तय हुआ है? उसके अब्बू ने फ़ोन काटा और सहर के सिर पर हाथ रखकर मुस्कुराए। अरे पगली, वह डॉक्टर जिससे तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है, उनका नाम भी डॉक्टर अरहान है। वह भी इसी शहर के बहुत बड़े सर्जन हैं, पर दूसरे अस्पताल में है। मैंने तो पहले ही कहा था ना कि किस्मत देखो, तुम्हें चोट भी लगी तो इसी शहर में
और तुम्हारी शादी भी इसी शहर के एक नामी डॉक्टर से हो रही है। शहर का दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक नाम का इत्तेफाक है। अरहान नाम तो बहुत आम है। वह जिस डॉक्टर अरहान को दिल दे बैठी थी वे तो इसी अस्पताल में थे और उनकी शादी भी कहीं और तय हो चुकी थी। शहर ने मन ही मन सोचा कि काश उसके मंगेतर वही अरहान होते जो उसके सामने खड़े रहते, पर किस्मत इतनी मेहरबान कहाँ होती है। उधर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर अरहान थका हुआ अपने कैबिन में आया। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। उसकी अम्मी के 3 मिस्ड कॉल थे। उसने वापस अम्मी को फ़ोन लगाया। हाँ अम्मी, कहिए, मैं ज़रा सर्जरी में था, अरहान ने बैठते हुए कहा। अरहान बेटा, शादी में सिर्फ 10 दिन बचे हैं और तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है। आज शहर के घर वाले उसे अस्पताल से घर ले जा रहे हैं। बेचारी का एक्सीडेंट हो गया था ना, मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। खैर, तुम आज शाम को जल्दी घर आना। तुम्हारी मंगेतर शहर के लहंगे और रस्मों की कुछ नई तस्वीरें आई हैं, तुम्हें देखनी है, अम्मी ने चहकते हुए कहा। अरहान ने ठंडी सांस ली। ठीक है अम्मी, मैं शाम को देख लूँगा। अरहान ने फ़ोन टेबल पर रख दिया। उसके दिमाग में भी वही बात आई जो शहर ने सोची थी। शहर, नाम कितना आम है। मेरी मंगेतर तो दूसरे शहर में रहती है और यह शहर तो बस एक मरीज़ थी जो आज चली जाएगी। अरहान ने अपने दिल पर पत्थर रख लिया और ख़ुद को तसल्ली दी कि जो हुआ उसे भूलना ही बेहतर है। शाम होने को आई थी। शहर व्हीलचेयर पर बैठकर अपनी अम्मी अब्बू के साथ अस्पताल के गलियारे से बाहर निकल रही थी। उसने एक आखिरी बार उम्मीद भरी नज़रों से डॉक्टर अरहान की कैबिन की तरफ देखा, पर दरवाज़ा बंद था। शहर की आंखों से एक आंसू टपक कर उसके गाल पर आ गया। अलविदा डॉक्टर अरहान, उसने मन ही मन कहा और गाड़ी में बैठ गई। अरहान ने अपनी कैबिन की खिड़की का पर्दा थोड़ा सा हटाकर शहर की गाड़ी को अस्पताल से बाहर जाते हुए देखा। उसके सीने में एक अजीब सी टीस उठी। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि शहर के परिवार ने जानबूझकर शहर से उसके मंगेतर की तस्वीर छुपाई थी ताकि शादी वाले दिन ही सरप्राइज़ मिले। और ठीक ऐसा ही अरहान के साथ भी हो रहा था। रहस्य के धुंधले साए दोनों के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, लेकिन दोनों ही इस हकीकत से अनजान थे कि वे जिस अजनबी से भाग रहे थे वही अजनबी उनका सबसे करीबी बन चुका था। शहर की गाड़ी जैसे ही अस्पताल के गेट से बाहर निकली, अरहान ने भारी मन से खिड़की का पर्दा गिरा दिया। पूरा कैबिन अचानक उसे बहुत खाली और काटने को दौड़ता हुआ सा महसूस होने लगा। दिन बीतते गए, लेकिन अस्पताल का वो हफ्ता अरहान के दिलो दिमाग पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ चुका था। वह चाहकर भी शहर की चुलबुली बातें, उसकी वो जिद और उसकी फिक्रमंद आंखें भूल नहीं पा रहा था। काम में दिल लगाने की उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। देखते ही देखते शादी के सिर्फ 10 दिन बचे थे। घर में रस्मों रिवाजों और मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका था। अम्मी अब्बू की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन दूल्हा बनने जा रहा अरहान अंदर से एक जिंदा लाश की तरह घूम रहा था। शाम के वक्त अरहान अस्पताल से लौटकर अपने कमरे में आया। वह अपनी शेरवानी और शादी के कपड़ों के डिब्बों को बेरुखी से देख ही रहा था कि अचानक उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में पूजा की थाली और शगुन का मीठा था। अरहान बेटा, कब तक ऐसे बुझे बुझे घूमते रहोगे? माना कि तुम अपनी डॉक्टरी में मसरूफ़ रहते हो, पर अब तो शादी सिर पर है। ज़रा अपनी होने वाली दुल्हन का ख्याल तो करो, अम्मी ने प्यार से उसे डांटते हुए कहा। अरहान ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। अम्मी, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया था। अम्मी ने शगुन का लड्डू उसके मुंह में डाला और अपना फ़ोन निकालकर अरहान के हाथ में थमा दिया। यह लो। शहर की अम्मी ने अभी अभी उसकी कुछ नई और बिल्कुल साफ तस्वीरें भेजी हैं। कल ही उसकी शादी के लहंगे का ट्रायल था। ज़रा देखो तो सही, हमारी बहू कितनी प्यारी लग रही है। आज तक तो तुमने उसकी कोई तस्वीर ठीक से देखी नहीं, अब तो देख लो। अम्मी, मुझे अभी थोड़ा ज़रूरी काम है। अरहान ने हमेशा की तरह बात टालनी चाहिए। कोई बहाना नहीं अरहान, मेरे सामने ही यह तस्वीर देखो, वरना मैं यहीं धरने पर बैठ जाऊंगी, अम्मी ने लाड भरी जिद के साथ कहा। अरहान के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने भारी मन से अम्मी के फ़ोन का लॉक खोला और व्हाट्सएप चैट पर गया। वहाँ कई तस्वीरें डाउनलोड हो रही थीं। अरहान ने बेमन से पहली तस्वीर पर क्लिक किया। जैसे ही तस्वीर स्क्रीन पर पूरी तरह खुलकर साफ हुई, अरहान का दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और पूरे बदन में एक सिरहन दौड़ गई। तस्वीर में सुर्ख लाल रंग का शादी का जोड़ा पहने, हाथों में मेहंदी लगाए, जो लड़की शर्माते हुए कैमरे की तरफ देख रही थी, वह कोई अजनबी नहीं थी, वह सैर थी।
वार्ड नंबर 4 की वह जिद्दी, शरारती और बातूनी शहर, जिससे वह बेइंतहा मोहब्बत कर बैठा था। अरहान के हाथ अचानक बुरी तरह कांपने लगे। उंगलियों की पकड़ ढीली हुई और फ़ोन सीधे फर्श पर जा गिरा। कटाक की आवाज़ के साथ फ़ोन की स्क्रीन चटक गई। अरे अरहान, क्या किया है? फ़ोन गिरा दिया। अम्मी ने चौंक कर फर्श से फ़ोन उठाया। अरे बाबा, स्क्रीन ही टूट गई। पर तुमने शहर को देखा? कैसी लगी तुम्हें हमारी पसंद? अरहान के कानों में अम्मी की आवाज़ जैसे बहुत दूर से आ रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसकी आंखों के सामने शहर की कई हर एक बात घूमने लगी। उन्होंने मेरी शादी तय कर दी है किसी दूसरे शहर के डॉक्टर से। उनका नाम भी डॉक्टर अरहान है। मेरा दिल नहीं मानता डॉक्टर साहब। मैं किसी अजनबी से शादी नहीं करना चाहती। तो तो वो मैं ही था। शहर मेरी ही मंगेतर है। अरहान ने मन ही मन खुद से कहा। उसकी रूह कांप उठी। जिस वह अपनी किस्मत की जंजीर समझ रहा था, वही तो उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। दोनों एक ही बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन अपनी अपनी गलतफहमी और संकोच की वजह से एक दूसरे से अपना सच छुपा गए। अरहान के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान तैर गई जो आंसुओं के साथ फूटी थी। वह पागलों की तरह हंसने और रोने के बीच झूलने लगा। अरहान, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? अम्मी उसकी हालत देखकर घबरा गई। अरहान ने अपनी अम्मी के दोनों कंधे पकड़े और बेहद दर्द भरी आवाज़ में कहा, अम्मी, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत ठीक हूँ। मुझे अभी इसी वक्त बाहर जाना होगा। एक बहुत ज़रूरी काम है। बिना अम्मी के जवाब का इंतज़ार किए अरहान अपने कमरे से बाहर भागा। उसने सीढ़ियाँ कूदकर पार की, अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और सीधे अस्पताल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। उसके दिल में इस वक्त सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, शहर को गले लगाना, उसे यह सच बताना कि उसका खड़ूस डॉक्टर ही उसका होने वाला पति है और उसके सारे आंसुओं को हमेशा के लिए पोंछ देना। गाड़ी चलाते हुए अरहान का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। वह मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह नहीं जानता था कि किस्मत ने जितनी बड़ी खुशी उसे दी थी, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी उसका इंतज़ार कर रही थी। अरहान ने रास्ते में शहर के नंबर पर कई बार फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। उसने सोचा कि शायद वह घर के कामों में व्यस्त होगी या फिर नेटवर्क की कोई समस्या होगी। तड़प इतनी बढ़ चुकी थी कि अरहान अपनी गाड़ी को सीधे उस अस्पताल की तरफ मोड़ ले गया जहाँ शहर भर्ती थी। उसका दिल कह रहा था कि शहर के डिस्चार्ज पेपर्स पर उसके घर का पक्का पता ज़रूर लिखा होगा। वह सीधे अस्पताल के अंदर भागा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ा। तभी सामने से सिस्टर खुशबू आती हुई दिखाई दी। अरहान को इतनी हड़बड़ाहट और घबराहट में देखकर वे चौंक गई। डॉक्टर अरहान, आप इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना सर? सिस्टर, वार्ड नंबर 4 की पेशेंट सर, क्या उनके डिस्चार्ज की फ़ाइल मुझे मिल सकती है? मुझे उनका एड्रेस चाहिए। बेहद ज़रूरी काम है, अरहान ने हाँफते हुए कहा। सिस्टर खुशबू ने अरहान को अजीब नज़रों से देखा और अचानक उन्हें कुछ याद आया। उन्होंने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ सफ़ेद लिफाफा निकाला और अरहान की तरफ बढ़ा दिया। सर, अच्छा हुआ आप मिल गए। आज दोपहर को मिस सिस्टर की छोटी बहन अस्पताल आई थी। उनका कुछ सामान यहाँ छूट गया था। उन्होंने मुझे यह लिफाफा दिया और कहा कि जब डॉक्टर अरहान आए तो उन्हें दे देना। वह काफ़ी उदास लग रही थी, सिस्टर खुशबू ने बताया। अरहान ने कांपते हाथों से वो लिफाफा ले लिया। लिफाफे पर नीली स्याही से लिखा था, खड़ूस डॉक्टर साहब के लिए। अरहान का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया। वह पागलों की तरह दौड़कर अपने कैबिन में गया और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने टेबल लैंप जलाया और बेहद नाजुकता से उस लिफाफे को खोला। अंदर शहर की लिखावट में एक खत था। कागज़ पर कुछ जगह पर पानी की सूखी बूंदों के निशान थे, जो गवाही दे रहे थे कि इसे लिखते वक्त शहर रो रही थी। चिट्ठी में लिखा था, डॉक्टर साहब, पता नहीं जब आपको यह खत मिलेगा तब आप क्या सोच रहे होंगे। शायद आप मुझ पर हंसेंगे या फिर हमेशा की तरह गुस्सा करेंगे, पर इस बार मेरी जिद को आखिरी चीज़ समझकर माफ़ कर दीजिएगा। मैं बहुत बहादुर बनती थी ना आपके सामने, पर सच यह है कि मैं अंदर से बहुत कमज़ोर हूँ। अस्पताल के उन चंद दिनों में आपकी कड़वी बातों में छुपी फ़िक्र ने और आपकी संजीदगी ने मेरे दिल में एक ऐसी जगह बना ली जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। हाँ डॉक्टर साहब, मुझे आपसे प्यार हो गया है, बहुत गहरा और बहुत सच्चा प्यार। लेकिन मैं जानती हूँ कि आप किसी और के होने वाले हैं। आपकी शादी तय हो चुकी है और आपकी निकाह की तारीख बेहद करीब है। मैं किसी की ज़िंदगी में दूसरी औरत बनकर नहीं आना चाहती, ना ही आपके हंसते खेलते परिवार को तोड़ना चाहती हूँ। मेरा दिल यह बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि मैं आपको किसी और का होते हुए देखूँ और मेरी वजह से आपके दामन पर कोई दाग लगे। इसलिए
मैं हमेशा के लिए इस शहर से और आपकी ज़िंदगी से दूर जा रही हूँ। मैं उस अजनबी से भी शादी नहीं करूँगी जिससे मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय किया है। मैं अपनी अम्मी अब्बू से बहुत दूर कहीं चली जाऊँगी, जहाँ कोई मुझे ढूंढ ना सके। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश रहें, यही मेरी आखिरी दुआ है। आपकी परमानेंट मरीज। शहर। चिट्ठी पूरी पढ़ते पढ़ते अरहान के हाथों से वह कागज़ छूटकर मेज़ पर गिर गया। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। अरहान अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ गिर गया और उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। शहर, तुमने यह क्या किया? तुमने एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। अरहान के मुंह से एक चीख निकल गई। यह कैसी किस्मत की क्रूर विडंबना थी। जिस लड़की से शहर भाग रही थी वह कोई और नहीं बल्कि खुद शहर थी, और जिस डॉक्टर की शादी की वजह से शहर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने निकल पड़ी थी वह खुद अरहान था। दोनों एक दूसरे के प्यार में तड़प रहे थे, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी ने शहर को इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था। अरहान को अचानक एहसास हुआ कि शहर ने लिखा था, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, उस अजनबी से भी शादी नहीं करूँगी। इसका मतलब था कि शादी वाले घर में कोहराम मचने वाला था, यह शायद मच चुका था। निकाह में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे और दुल्हन घर से गायब होने का मन बना चुकी थी। अरहान ने तुरंत अपने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब टूटने का डर नहीं बल्कि अपनी मोहब्बत को बचाने का एक जुनून था। वह खड़ा हुआ, शहर की चिट्ठी को अपनी जेब में रखा और केविन का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागा। उसे शहर को ढूंढना ही था, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन आने वाले 9 दिन अरहान के लिए किसी आग के दरिया को तैरकर पार करने जैसे थे। उसने शहर के नंबर पर सैकड़ों बार कोशिश की, अस्पताल के रिकॉर्ड से मिले पते पर लुक छिपकर नज़र रखी, मगर शहर का कोई सुराग नहीं मिला। वह सचमुच कहीं ओझल हो चुकी थी और देखते ही देखते शादी का वो दिन भी आ गया। शहर का घर, जो दूसरे शहर के एक आलीशान मैरिज हॉल में तब्दील हो चुका था, वहाँ बारात पहुँच चुकी थी। अरहान के गले में फूलों का सेहरा था। उसने सुर्ख और सफ़ेद रंग की खूबसूरत शेरवानी पहनी थी। पूरा परिवार जश्न के माहौल में डूबा था। शहनाइयाँ गूंज रही थीं, लेकिन इस बाहरी चमक दमक के पीछे दुल्हन के कमरे की तरफ एक खौफनाक और मातम जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही अरहान अपने वालिद के साथ मैरिज हॉल के वीआईपी रूम में दाखिल हुआ, उसने देखा कि शहर के अब्बू अपने सर पर हाथ रखे सोफे पर बैठे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शहर की अम्मी बदहवास हालत में कोने में रो रही थी। अरहान के अब्बू ने घबरा कर पूछा, भाई साहब, यह क्या माजरा है? निकाह का वक्त होने वाला है और आप लोग इस तरह रो रहे हैं। हमारी बहू शहर कहाँ है? शहर के वालिद ने कांपते हुए हाथ जोड़े और अरहान के कदमों में गिरने लगे। हमें माफ़ कर दीजिएगा भाई साहब, हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हमारी शहर, हमारी बेटी कल रात से घर से गायब है। उसने एक नोट छोड़ा है कि वह इस शादी से खुश नहीं है और किसी अजनबी के गले नहीं बनना चाहती। हम बर्बाद हो गए। पूरे कमरे में जैसे सन्नाटा पसर गया। अरहान के घर वाले गुस्से और हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। चारों तरफ कानाफूसी शुरू हो गई कि दुल्हन ऐन वक्त पर भाग गई, लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच दूल्हे के लिबास में खड़ा अरहान बिल्कुल शांत था। शहर के पीछे छुपी उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और तड़प का मिला जुला एहसास था। वह समझ गया था कि शहर ने जो कहा था उसने वही किया। उसे अभी भी यही लग रहा था कि उसका मंगेतर कोई अजनबी डॉक्टर अरहान है और उसका सच्चा प्यार अस्पताल का वो खड़ूस डॉक्टर है। वह इस बेमेल शादी के डर से और अरहान के लिए अपने पवित्र प्यार को बचाने के लिए भाग खड़ी हुई थी। अरहान आगे बढ़ा और उसने शहर के रोते हुए वालिद को कंधों से पकड़कर उठाया। अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, शहर कहीं नहीं गई है। वह बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो गई है और उसे वापस लाना अब मेरी जिम्मेदारी है, अरहान ने बेहद दृढ़ और शांत आवाज़ में कहा। अरहान की अम्मी ने हैरान होकर उसका हाथ पकड़ा। अरहान, तुम होश में तो हो? दुल्हन भाग गई है और तुम उसे ढूंढने की बात कर रहे हो। लोग क्या कहेंगे? अरहान ने अपनी अम्मी की तरफ देखा और अपने सेहरे को सर से हटाकर टेबल पर रख दिया। अम्मी, लोग जो चाहें, लेकिन आज अगर मैं अपनी दुल्हन को नहीं लाया तो आपकी यह पसंद और मेरी ज़िंदगी दोनों हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। मुझे जाने दीजिए। अरहान ने किसी की एक न सुनी। वह उसी दूल्हे के लिबास में शेरवानी पहने हुए मैरिज हॉल से बाहर भागा। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और शहर की सड़कों पर दौड़ा दी। गाड़ी चलाते हुए अरहान का दिमाग तेज़ी से दौड़ रहा था। शहर के पास इस शहर में छुपने की कोई जगह नहीं थी। उसका पैर अभी पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ था। वह भारी सामान लेकर ज़्यादा दूर नहीं जा सकती थी। उसने चिट्ठी में लिखा था
मैं हमेशा के लिए इस शहर से दूर जा रही हूँ। इसका मतलब था कि वह शहर छोड़ने के लिए या तो बस स्टैंड जाएगी या फिर रेलवे स्टेशन। स्टेशन अरहान के मुंह से अचानक निकला। उसने गाड़ी का रुख सीधे शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ दिया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में दूल्हे के जोड़े में सजे डॉक्टर अरहान पागलों की तरह गाड़ी चला रहे थे। दिल की धड़कनें इस कदर तेज थी जैसे सीने से बाहर आ जाएंगी। वह मन ही मन दुआ कर रहा था, बस एक बार मिल जाओ शहर, इस बार तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। गाड़ी स्टेशन के आहते में जाकर रुकी। अरहान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसी भारी शेरवानी में भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन के अंदर की तरफ दौड़ा। चारों तरफ लोग एक दूल्हे को इस तरह बदहवास भागते देख हैरान थे, पर अरहान को इस वक्त दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। उसकी आंखें सिर्फ अपनी परमानेंट मरीज को ढूंढ रही थीं। स्टेशन के अंदर कूली, मुसाफिर और फेरी वालों की भारी भीड़ थी। अरहान हाँफता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 2 और फिर ओवर ब्रिज की सीढ़ियाँ चढ़कर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ भागा। उसकी शेरवानी पसीने से भीग चुकी थी और सांसें उखड़ रही थीं। वह हर एक चेहरे को स्कैन कर रहा था। तभी अचानक दूर जाने वाली एक ट्रेन के हॉर्न की तेज आवाज़ गूंजी। अरहान का दिल बैठ गया। उसने डरते हुए चारों तरफ देखा और तभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 के एक सुदूर शांत कोने में लोहे की एक बेंच पर अरहान की नज़रें ठहर गईं। वहाँ एक लड़की बैठी थी। उसने साधारण सा सूट पहना हुआ था और अपने चेहरे को दुपट्टे से आधा ढका हुआ था। उसके पास एक छोटा सा सूटकेस रखा था और उसके सीधे पैर पर अभी भी हल्का सा क्रेप बैंडेज बंधा हुआ था। वह अपने दोनों हाथों में अपना चेहरा छुपाए सिसक कर रो रही थी। वह सैर ही थी। अरहान के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों से खुशी और रात के आंसू बह निकले। उसने गहरी सांस और धीरे धीरे अपने भारी कदमों को उसी बेंच की तरफ बढ़ाया। सैर अपने ही आंसुओं में इस कदर डूबी हुई थी कि उसे अपने पास आते कदमों की आहट भी सुनाई नहीं दी। वह बुदबुदा रही थी, मुझे माफ़ कर देना अम्मी अब्बू, मुझे माफ़ कर देना डॉक्टर साहब। अरहान सैर के बिल्कुल सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी परछाई सैर पर पड़ी तो सैर ने धीरे से अपनी रोती हुई आंखें ऊपर उठाईं। सामने एक दूल्हे को खड़ा देखकर वह चौंकी, लेकिन जैसे उसकी नज़रें ऊपर गईं और उसने उस चेहरे को देखा, सलीके से तराशी हुई दाढ़ी, वही गहरा संजीदा आंखें जो इस वक्त आंसुओं से भरी थीं, सैर के होंठ कांपने लगे। उसे लगा कि वह कोई ख्वाब देख रही है। डॉक्टर साहब, सैर के मुंह से एक बेहद धीमी आवाज़ निकली। उसने अपनी आंखें मलीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था। आप यहाँ और इस लिबास में? अरहान ने बिना कुछ कहे एक लंबी सांस ली और सैर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने सैर के कांपते हुए ठंडे हाथों को अपने दोनों हाथों में थाम लिया। सैर ने तुरंत अपना हाथ खींचने की कोशिश की। उसकी आंखों से आंसू और तेज़ी से बहने लगे। नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज़ जाइए यहाँ से। आप इस वक्त दूल्हे के लिबास में हैं। आपकी दुल्हन मैरिज हॉल में आपका इंतज़ार कर रही होगी। जाइए अपनी शादी में। मुझे यहाँ अकेला छोड़ दीजिए। मैं आपकी ज़िंदगी का कांटा नहीं बनना चाहती। अरहान के चेहरे पर एक बेहद खूबसूरत और दर्द भरी मुस्कान तैर गई। उसने सैर के हाथों को और मजबूती से जकड़ लिया और रुआसी मगर भारी आवाज़ में कहा, सैर, तुम सच में बहुत बड़ी बुद्धू हो। इतनी बड़ी जिद कर ली, घर से भाग आई। एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। क्या पूछती डॉक्टर साहब? सैर ने रोते हुए चीख कर कहा, यही कि आप किसी और के होने जा रहे हैं। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं उस अजनबी डॉक्टर से भी शादी नहीं कर सकती जो मेरे अब्बू ने चुना है, और आपको भी किसी और का होते हुए नहीं देख सकती। इसलिए मैं जा रही हूँ। अरहान ने सैर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, सैर, वो अजनबी डॉक्टर, वो कोई और नहीं है। उस अजनबी डॉक्टर का नाम डॉक्टर अरहान है। वह एक सर्जन है, स्वभाव से थोड़ा खड़ूस है और अस्पताल के वार्ड नंबर 4 में अपनी एक बेहद जिद्दी मरीज़ को अपना दिल हार बैठा है। सैर की रोती हुई आंखें अचानक फटी की फटी रह गईं। उसकी सांसें जैसे गले में ही अटक गईं। उसने अरहान के चेहरे को, फिर उसकी शेरबानी को और फिर उसके हाथों को देखा। आप क्या कह रहे हैं? सैर की आवाज़ कांप रही थी। अरहान ने अपनी जेब से सैर की वही तस्वीर निकाली जो उसकी अम्मी ने कल शाम उसे दिखाई थी और सैर के सामने रख दी। तुम्हारी अम्मी ने कल शाम को ही मेरे घर यह तस्वीर भेजी थी सैर। जिस खड़ूस डॉक्टर से तुम प्यार करती हो और जिस अजनबी मंगेतर से तुम पागलों की तरह भाग रही हो, वो दोनों कोई अलग इंसान नहीं है। वो दोनों मैं ही हूँ। सैर ने उस तस्वीर को देखा और फिर अरहान को देखा। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आ चुका था
उसकी आंखों से बहने वाले दुख के आंसू पल भर में गायब हो गए और उनकी जगह एक हैरान कर देने वाली खुशी ने ले ली। आप ही मेरे मंगेतर हैं, सैर के मुंह से निकला। अरहान ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे और कहा, हाँ सैर, इसलिए तो दूल्हे के लिबास में सहरा छोड़कर तुम्हें स्टेशन पर ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरी दुल्हन मैरिज हॉल में नहीं, यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बेंच पर बैठकर रो रही है। अब बताओ, चलोगी मेरे साथ? सैर को अपनी किस्मत और भगवान के इस खूबसूरत खेल पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने बिना कुछ सोचे रोते और हंसते हुए खुद को अरहान के सीने से लगा दिया। अरहान ने भी उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया। स्टेशन का वो कोना जो कुछ देर पहले बेहद उदास था, अब दो प्यार करने वालों के मधुर मिलन का गवाह बन चुका था। चारों तरफ खड़े लोग इस अनोखे नज़ारे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और तालियां बजा रहे थे। अरहान ने धीरे से सैर को खुद से अलग किया और उसके माथे पर एक गहरा पवित्र किस दिया। सैर के गाल शर्म से लाल हो उठे थे और उसकी आंखों में अब केवल खुशी के आंसू थे। चलें डॉक्टर साहब, वरना हमारे घर वाले बिना निकाह के ही बारात वापस ले जाएंगे। सैर ने अपनी पुरानी चुलबुली आदत के साथ अरहान के कोट की आस्तीन खींचते हुए कहा। अरहान हंस पड़ा, वही हंसी जिसकी खनक सैर ने अस्पताल में पहली बार सुनी थी। बिल्कुल मिस सैर, अब एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी। अरहान ने सैर का छोटा सा सूटकेस उठाया और उसका हाथ अपने हाथ में थामकर स्टेशन से बाहर की तरफ बढ़ गया। इस बार सैर लंगड़ाकर नहीं चल रही थी, क्योंकि अरहान का साथ उसके हर दर्द की परमानेंट दवा बन चुका था। उधर मैरिज हॉल के वीआईपी कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। दोनों परिवारों के चेहरे पर मायूसी और बदनामी का खौफ साफ दिख रहा था। सैर की अम्मी का रो रो कर बुरा हाल था और अरहान के अब्बू अपनी घड़ी को बार बार देख रहे थे। निकाह का मुहूर्त निकला जा रहा था। तभी मैरिज हॉल के बड़े दरवाजे जोर से खुले। सब ने चौंक कर देखा। दरवाजे पर दूल्हे के लिबास में डॉक्टर अरहान खड़ा था और उसके ठीक बगल में उसका हाथ थामे सैर खड़ी थी। सैर का सिर झुका हुआ था, पर उसके चेहरे पर एक पाकीज़ा सी मुस्कान थी। सैर के वालिद अपनी जगह से उठे और दौड़कर अपनी बेटी के पास आए। उन्होंने सैर को गले से लगा लिया। तुम कहाँ चली गई थी बेटा? तुम्हें अंदाज़ा भी है कि हम पर क्या गुजर रही थी? अरहान की अम्मी भी आगे बढ़ी और उन्होंने अरहान को घूरते हुए पूछा, और अरहान, तुम्हें कैसे पता चला कि सैर कहाँ है और तुम दोनों के बीच ये क्या चल रहा है? अरहान आगे बढ़ा और उसने दोनों परिवारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, अब्बू, अंकल, आंटी, आप जिसे हमारी फरारी समझ रहे हैं, वो असल में हमारी किस्मत की बुनी हुई एक खूबसूरत कहानी थी। आप लोगों ने जिस लड़की से मेरा रिश्ता तय किया था, वही सैर पिछले हफ्ते एक्सीडेंट के बाद मेरी ही वार्ड नंबर 4 में भर्ती हुई थी। क्या? कमरे में मौजूद हर एक शख्स के मुंह से एक साथ चीख निकली। अरहान ने बात आगे बढ़ाई, जी हाँ, हम दोनों एक दूसरे की असली पहचान से अनजान थे। सैर सोच रही थी कि उसकी शादी किसी अजनबी डॉक्टर अरहान से हो रही है और मैं सोच रहा था कि मेरी शादी किसी अजनबी सैर से हो रही है। इसी गलतफहमी में हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो कर बैठे, लेकिन अपने जज्बात छुपाकर दूर भागने लगे। आज अगर मैं सही वक्त पर स्टेशन न पहुंचता, तो हम दोनों अपनी ही बनी बनाई गलतफहमी की आग में पूरी ज़िंदगी झुलस जाते। अरहान की बात सुनकर पूरे कमरे में कुछ पलों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। फिर अचानक सैर के अब्बू के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान उभर आई। उन्होंने अरहान के अब्बू की तरफ देखा और कहा, भाई साहब, इसे कहते हैं अल्लाह की मर्जी। जिसे ये दोनों दुनिया भर में ढूंढ रहे थे, वो तो एक दूसरे के नसीब में पहले से लिखे थे। अरहान की अम्मी ने दौड़कर सैर को गले लगा लिया और उसकी बलाई लेते हुए बोली, शुरुआत में ही इस खड़ूस डॉक्टर को सीधी पट्टी पड़ा दी हमारी बहू ने। मैं तो बहुत खुश हूँ। कमरे का मातम पल भर में ठाकुर और खुशियों के जश्न में बदल गया। निशांत, जो वहीं खड़ा सब देख रहा था, उसने अरहान के कंधे पर थपकी दी। मेडिकल थ्योरी तो फेल हो गई ना, इसे कहते हैं लब का प्रोसीजर। अरहान ने निशांत को देखकर बस एक दोस्ताना मुस्कान दी। ठीक 1 घंटे बाद मैरिज हॉल का मुख्य सामियाना दूधिया रोशनी से नहा रहा था। सैर सुर्ख लाल रंग के निकाह के जोड़े में घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसके बगल में अरहान सेहरा सजाए बेहद गंभीर और शाही अंदाज में बैठा था। काजी साहब ने आगे बढ़कर अरहान से पूछा, अरहान अली बल अहमद अली, क्या आपको सैर सिद्दीकी विनते वसीम सिद्दीकी अपने निकाह में कबूल हैं? अरहान ने एक पल के लिए घूंघट के पीछे
छिपी सैर की कपकपाती आंखों को देखा, जहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बेपनाह मोहब्बत थी। अरहान ने गहरी, सुकून भरी सांस ली और पूरी शिद्दत से कहा, कबूल है। जब काजी साहब ने यही सवाल सैर से दोहराया तो सहर ने अपनी चुलबुली मुस्कान को छिपाते हुए बेहद अदब और सुरीली आवाज़ में कहा, कबूल है। पूरा हॉल मुबारक हो की आवाज़ों से गूंज उठा। सेनाइयों की धुन तेज हो गई और दोनों परिवारों ने एक दूसरे पर गुलाब के फूलों की बारिश कर दी। निकाह के बाद जब सब मेहमान मुबारकबाद देकर जा चुके थे और दोनों स्टेज पर अकेले बैठे थे, अरहान सैर के करीब झुका। उसने सैर के कानों के पास जाकर बेहद धीमी और गहरी आवाज़ में कहा, तो मिसेस डॉक्टर अरहान अली, अब बताइए आपका पैर कैसा है और दिल की धड़कनें काबू में हैं या चेकअप करना पड़ेगा। सैर ने घूंघट के अंदर से ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाईं और अरहान का हाथ थामते हुए धीरे से फुसफुसाई, डॉक्टर साहब, पैर का दर्द तो गायब हो गया, पर इस दिल की धड़कनें अब ज़िंदगी भर आपके काबू में रहेंगी। वैसे एक बात पूछूं? पूछो, अरहान ने मुस्कुराते हुए कहा। अब से मैं आपकी सिर्फ बीबी हूँ या परमानेंट मरीज भी? सहर ने शरारत से पूछा। अरहान ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत की और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम मेरी ज़िंदगी की वो इकलौती मरीज हो सहर, जिसका इलाज मैं ताउम्र अपने प्यार से करना चाहूँगा। सहर शर्माकर अरहान के कंधे से लग गई। आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ मुस्कुरा रहा था, मानो वो भी इस बात की गवाही दे रहा था कि जब दो दिल सच्चे हों तो किस्मत खुद मिलकर उनके मिलन का रास्ता बना ही देती है। एक अनचाहे रिश्ते से शुरू हुआ यह सफ़र आज एक बेहद खूबसूरत और अटूट मोहब्बत की परमानेंट मंजिल पा चुका था। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर अरहान और सहर की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।